स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, जहां पे अभी तक हम लोगों ने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly and obey laws of physics, right? है ना? अच्छा, फिर हमने ये भी बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? That is the most simplified form and cannot be further broken down. दूसरी कौन सी होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? यस, तो फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है दैट इज मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म which cannot be broken down further. Derived, which are made up of fundamental physical quantities and can be simplified further. ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? दे आर 7 इन नंबर। और डिराइव्ड नंबर, वेरी गुड, दे आर 7 इन नंबर, दे आर मेनी। बेटा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नेम बताएं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, temperature and luminous intensity। अभी हम लोग फर्स्ट 3 पे कौन सा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना? राइट, ओके, जल्दी लिखो फटाफट से, फिर हम आगे बात करते हैं। क्विक। और आज अभी एक छोटा सा 9th क्लास की रिवीजन भी करेंगे। बेटा जल्दी लिख, फिर भी लिखा है, दोबारा लिख, जल्दी लिखेंगे फटाफट से।
हो गया? बच्चों मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l से करेंगे और टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ऐश्वर्या लिख लिया क्या आपने? यस सर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ एक वर्ड मैं यहाँ पे बात करूंगा, डिफाइन, अभी लिखना नहीं, द टर्म डायमेंशन and find the dimension of the following. Students, डायमेंशन क्या होता है ध्यान से सुनते हैं, मैं इरेज कर दूं इसको। ओके, बच्चे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा वेलोसिटी बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको हम लेंथ को क्या L लिख सकते हैं, ब्रेथ भी L रिप्रेजेंट होगी, यस और नो? अच्छा, तो ये क्या हो गई L स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए L क्यूब, L इंटू L इंटू L। डेंसिटी के लिए, मास के लिए M, वॉल्यूम के लिए L क्यूब। तो ये हो गया मेरे लिए M L की पावर -3, डिस्टेंस L टाइम T, तो क्या ये LT -1 हो गया। डिस्प्लेसमेंट LT -1 हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बेटा ध्यान से देख, एरिया फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? डिराइव्ड कैसे पता? क्योंकि इसको हमें दो टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ा, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को जो हमने एक्सप्रेस किया तो L की पावर कितनी आ रही है, तो एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमें लेंथ की पावर 2 करनी पड़ी ना। अच्छा, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए, डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मास की पावर 1 और लेंथ की पावर, और स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए L की पावर 1 और टाइम की पावर, तो वेलोसिटी के लिए और T की पावर -1। स्टूडेंट डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस
are the power with which fundamental quantities must be raised so as to express a given derived quantity. For example, to express density, dimension of mass is 1, dimension of length is -3. लिखो पहले यहां पर। बेटा हो गया क्या? बच्चे हो गया? जल्दी लिखो। आगे बात करें, चलो बेटा इरेज कर दूं। अब कुछ चीजें आप बताएंगे, फिर एक बात बताइए, स्पीड की डायमेंशन क्या निकाली आपने? LT -1 और वेलोसिटी की
एल टी, चलो सर दोनों की एल टी -1। अच्छा स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बेटा, स्पीड के साथ डायरेक्शन होती है क्या? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज scalar quantities are those which have only magnitude but no direction. Example: distance, speed, time, mass. इनके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेटा वेक्टर क्वांटिटीज, Which have both direction and magnitude. yes, vector quantities are those which have both magnitude and direction. Also, they must obey vector laws. ये क्या होते हैं वेक्टर लॉज? अभी आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। एग्जाम्पल: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। दे आर वेक्टर क्वांटिटी, है ना? अच्छा बेटा, आपके पास स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड की डायमेंशन क्या आ रही है? एल टी। अच्छा वेक्टर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन क्या आ रही है? तो डायमेंशन देख के आप ये कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो ये किसकी लिमिटेशन? बेटा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की एक लिमिटेशन, अब आप खुद बोलो क्या होगी? yes. ये स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता। अगर एल टी -1 आपको दिया जाए तो आप इसको देख के कभी ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे कि आर यू टॉकिंग अबाउट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखो स्केलर वेक्टर में डिफरेंस, और जहां पे लिमिटेशंस लिखोगे ना उसके नीचे पूरा एक पेज ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि धीरे 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 हम लोग और लिमिटेशंस बात करेंगे। जी लिख लिया? लिमिटेशन के नीचे पूरा एक ब्लैंक पेज छोड़िएगा।
limitations of dimensional analysis. लिखें फर्स्ट लिमिटेशन, dimensions cannot differentiate between a scalar quantity and a vector quantity, cannot differentiate between a scalar quantity and a vector quantity. For example, both speed and velocity have the same dimension LT minus 1, but speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. ठीक, चलो और सुनते हैं, अब आप करके दिखाएंगे। अब इसके नीचे पूरा एक पेज ब्लैंक छोड़ें और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। निकालना सबकी डायमेंशन, निकालिए सबकी। वेलोसिटी की अभी आप निकाल चुके हो LT माइनस 1, वेलोसिटी की बेटा अभी आप वहां से निकाल चुके हो, देखो LT माइनस 1 और टाइम की होती है t, तो कितना हो गया? LT माइनस 2। अब इसको एक्सेलरेशन में आप यूज करें, फोर्स की निकालें और फोर्स को यहां यूज करें, वर्क डन निकालें। दोबारा देखते हैं बेटा। वेलोसिटी अभी हमने बात करी कि तीन हम लोगों ने अभी चीजें देखी है, मास, लेंथ और टाइम, है ना बेटा? तीन चीजें कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को L से, टाइम को T से। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब किस इनमें से कौन सा सिंबल है?
वहां Length. एल या टी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? लेंथ, मास या टाइम, समय? लेंथ। तो इसलिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? एल। टाइम के लिए तो इसको T. अगर टी को ऊपर ले जाए तो क्या एल टी माइनस वन हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बार बार नहीं निकालेंगे। एल टी माइनस वन अपॉन फिर से टाइम। तो अगर एक टाइम फिर से ऊपर आ गया तो क्या ये एल टी माइनस टू हो गया? अच्छा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मास के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे इन तीनों में से? एम। एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए एल टी, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो बेटा क्या हो गया ये? एम एल टी माइनस टू, है ना? लिखो और अगला करके देखो। नेक्स्ट करो बेटा। जी स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो एक्सेलरेशन बाइसिकल की वजह से हो, ट्रक की वजह से हो या अर्थ की वजह से हो, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, दैट इज एल टी माइनस टू। डायमेंशन सेम आ रही है। बेटा फोर्स की वैल्यू आप ऊपर से यूज करेंगे, दैट इज एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एल। तो कितना आया फ्रंट फोर्स को अगर हम यूज करें यहां पे तो व्हाट वी गेट एम एल टी माइनस टू और साथ में डिस्प्लेसमेंट तो कितनी आ गई? एम एल टू टी माइनस टू। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अच्छा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं पहले। बेटा पोटेंशियल एनर्जी में स्मॉल जी का मतलब क्या होता है? स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या ग्रेविटी। बेटा है तो ये एक्सेलरेशन ही ना। अगर एक्सेलरेशन है, चाहे वो बाइसिकल की वजह से हो, कार की वजह से हो, ह्यूमन की वजह से हो, अरे एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू। तो सर मैं ये यूज करूंगा, इसमें क्या हुआ? एम एल टी माइनस टू एच। तो कितना आ गया? एम एल टू। बेटा ध्यान दो इस बात पे, वर्क का क्या आया था आंसर और पोटेंशियल एनर्जी का एम एल टू। अब सोच अगर मैंने तेरे को कहा होता कि डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू मैं आपको दे रहा हूं, बताओ ये किसकी डायमेंशन है? सर आप डेफिनेटली बता। सर क्योंकि ये वर्क की डायमेंशन भी हो सकती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी की भी हो सकती है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, ये लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, वर्क डन होता क्या है? एनर्जी। ऐश्वर्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Energy possessed due to certain height
The energy possessed by a body due to its height or change in shape or change in position. जो बॉडी की शेप साइज पोजीशन की वजह से आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जूनियर क्लासेस में थे तो आपने पढ़ा था कि अगर एक बॉडी, अगर ये हैंकरचिफ इस हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसके पास कुछ हाइट है, मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। स्टूडेंट, वाटर जो आपके वाटर टैंक में स्टोर है वो ग्राउंड लेवल से हाइट पे है, तो उसके अंदर हाइट की वजह से एनर्जी है। शेप की वजह से जब आप स्प्रिंग को वाइंड या अनवाइंड करते हो, उसकी शेप चेंज करते हो, है ना बेटा, आटा गूंथना, फ्लफिंग ऑफ फ्लोर, जो आपको जब उसकी शेप चेंज करते हो, क्ले जिससे आप खेलते हो उसकी शेप चेंज करते हो, तो शेप की वजह से चेंज होना या हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो किसी, वेरी गुड बेटा, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a body by virtue of, virtue मतलब जिसके रीजन से, by virtue of its motion, जो मोशन की वजह से आती है उसे काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपकी कार रोड पे चल रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? चलने वाली एनर्जी, मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर से। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ml/t-2, तो ml/t-2 और डिस्प्लेसमेंट इज l, तो वर्क डन की डायमेंशन क्या हुई? ml/t-2। बेटा पोटेंशियल एनर्जी में mgh में g क्या होता है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt, lt-2, तो एक्सेलरेशन इज lt-2। m के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? h के लिए, तो m एक्सेलरेशन के लिए फिर से बोलो, और साथ में l, तो कितने आ गई? m l इंटू एल, एल स्क्वायर टी की पावर -2। यस और नो? बच्चों अब ध्यान से देखो, क्या वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन सेम ही आ गई? आ गई ना? अगर मैं आपसे पूछूं ml/t-2 किसकी डायमेंशन, सर आप पता कर ही नहीं सकते, बिकॉज वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन एनालिसिस की सेकंड लिमिटेशन हुई ना, कि आप डायमेंशन देख के फिजिकल क्वांटिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बात समझ आई? लिखो पहले यहां तक, फिर सेकंड लिमिटेशन लिखेंगे। सर, बोलिए। सर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? बेटा काइनेटिक एनर्जी भी अभी हम निकालेंगे ना, तो ml/t-2 ही दिखाई देगी। ओके सर। अभी देखते हैं, पहले यहां तक हो गया 9, अभी हमने किया नहीं, यहां तक क्लियर है? ठीक है।
ओके बच्चों, अब जहां लिमिटेशन आपने लिखी थी ना वहां पे सेकंड पॉइंट लिखो। we cannot predict we cannot predict physical quantity we cannot predict physical quantity by looking at the dimension because more than one physical quantity because more than one physical quantity have the same dimension for example work done and potential energy have the same dimensions. mL2T-2 है ना। चलो अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। बच्चों ये लिख लिया क्या? इरेज कर दूं? अब सुनते हैं स्टूडेंट 1/2 ये तो नंबर है, इट्स अ नंबर एंड नंबर does not have any dimension। नंबर की कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो ½ mv² में m मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जिसे हम LT-1 लिखेंगे अभी की पावर 2 है ना। अब बच्चे मास को किस सिंबल से लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट को L, टाइम को और इसका स्क्वायर हुआ है। और हाफ के लिए क्या लिखेंगे? तो कुछ भी नहीं। हाफ के लिए क्या लिखेंगे सर? होती ही नहीं कोई डायमेंशन, हाफ तो नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन होती ही नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? m L⁻², T⁻², so that is m L2T-2। क्या इसकी डायमेंशन भी सेम आ गई? तो m L2T-2 देख के आप ये कभी पता ही नहीं कर सकते कि आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो या वर्क डन की बात कर रहे हो। लिखो इसे। बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद था? क्या होता है वैसे? चलो अब याद करके बताओ। फ्रेंड्स, अगर मान लो किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं हो तो बाय मिस्टेक 1/2 mv² की जगह 5/2 भी तो लिख सकता था। अगर याद नहीं है तो 5/2 भी लिख सकते हैं, 7/8 भी लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हैं। यस और नो? अगर मैंने मिस्टेक से इसको 7/8 mv² भी लिख दिया होता तो भी क्या डायमेंशन वही आती? क्योंकि 7/8 की भी कोई डायमेंशन
तो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस की एक और लिमिटेशन है कि ये नंबर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है ना। तो आप का फॉर्मूला तो इनकरेक्ट था, 7/8 mv²। फॉर्मूला तो इनकरेक्ट था, लेकिन डायमेंशन तो सही आ रही है। तो करेक्ट फॉर्मूला जिसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व हो, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट फॉर्मूला कभी प्रिडिक्ट हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज हर नंबर की डायमेंशन होती ही नहीं। राइट ऑन थर्ड लिमिटेशन, जहां पे आपने पेज छोड़ा था। न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट numeric constant cannot be predicted using dimensions because all numeric numbers are dimensionless. Are dimensionless. उनकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और 7/8 mv², both are dimensionally same. करेक्ट है? ठीक, चलो बोर्ड लिख लिया, इरेज कर दो। हमने लास्ट लिखा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, टॉर्क। बेटा टॉर्क का मतलब क्या होता है? जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी सर्कल में मतलब एंगुलर में मूव करने लगती है। जैसे कि डोर का खोलना, मैंने डोर को फोर्स लगाया और डोर एंगुलर मोशन में ऐसे खुला। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। नेक्स्ट, पावर, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। नेक्स्ट, प्रेशर, फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। स्ट्रेस, restoring force
ठीक करो। सर आपने लास्ट वाला क्या लिखा है? बेटा स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हो गया। चलो टॉर्क के लिए क्या लिखा? क्या उसकी डायमेंशन भी वर्क जैसी आ गई? बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन सा सिंबल? सिंबल। और फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू। यस और नो? तो क्या ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू? यस और नो? आया? यहां पे आ जा। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड मतलब 1/t। तो t माइनस वन। पावर के लिए क्या लिखा? कैसे लिखा? वर्क के लिए क्या लिखा? वर्क के लिए क्या लिखा? m। वेरी गुड। ml2 t-2। टाइम के लिए दैट इज, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आया? यस और नो? बेटा प्रेशर फोर्स के लिए क्या लिखा? ml t-2। और एरिया के लिए एल स्क्वायर। तो क्या एक एल ने एक एल को काट दिया तो बचा क्या? यस। यहां आ जा। स्ट्रेस के लिए फिर से बेटा रीस्टोरिंग फोर्स और फोर्स में क्या फर्क होता है वो समझ लो। रीस्टोर करना मतलब अपनी जगह पे वापस आना। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो ये आपका अप्लाइड फोर्स है, और स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग को खींचना दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स,
और छोड़ना दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग। क्या मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट? तो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब ml t माइनस 2 अपॉन एरिया दैट इज, तो कितना आ गया? क्या मेरी बात क्लियर है? लिख लो। चलो नेक्स्ट पे बात करें। स्टूडेंट्स हो गया यहां तक? बेटा क्या आंसर मैच हो रहे हैं? वेरी गुड। स्ट्रेन, change in length our original length, gravitational force constant। हिंट है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशन में पढ़ा था आप लोगों ने, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स का G m1 m2 by r square। G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसमें m1 बॉडी का मास, m2 बॉडी का मास और r दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, और कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। एटीन प्लैंक्स कांस्टेंट। हिंट, E equals to hf where E is energy, F is frequency और H is Planck constant। करो, निकालो, निकालो, पता चल जाएगा डायमेंशन कांस्टेंट की क्या होंगी, निकालो।